कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि हाल ही में कोई ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने अपना आवेदन किया है बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए, लेकिन जिस समय आपने अप्लाई किया है उस समय ग्रेजुएशन की जानकारी नहीं मांगी जा रही थी, इंटर की जानकारी ही आपने भरा है। आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन की भी जानकारी ऐड करना, तो पहले वैसे बच्चों को मैं जानकारी दे देता हूँ। जो लोग अभी नए आवेदन करने जा रहे हैं तो उनको कैसे करना वो बता दूंगा। जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन किए हैं, जानकारी को अगर मान लीजिए आपको और अपडेट करना है उसमें, तो आपने अप्लाई किया था तो उसमें आपको लॉगिन डिटेल मिला होगा जिसमें आपका यूजर नेम, आपका ईमेल आईडी होता है, पासवर्ड जो बनाया होगा उसे डालकर कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करेंगे। आपके सामने ये डैशबोर्ड आएगा जिसमें बताएगा कि ऑलरेडी आप अप्लाई है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है विड्रॉल एप्लीकेशन, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे रीजन पूछता है कि क्यों अपने आवेदन को विड्रॉल करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है। आपको आई वांट टू री अप्लाई फॉर अनदर स्कीम का जो ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक कर यहाँ से विड्रॉल वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपका किया हुआ आवेदन जो है हट जाएगा। अब आपको नए सिरे से आवेदन करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इतना आप कर लीजिएगा। अगर पहले से आवेदन अगर कर दिया है 12th की जानकारी देकर ही, अब ग्रेजुएशन की जानकारी अगर आपको ऐड करनी है तो वो चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे करना है। अब उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन का, जिस पर क्लिक करना है। यहाँ से सभी लोग के लिए प्रोसेस समझिए जो ग्रेजुएशन पास किया है ना, तो कैसे अप्लाई करना है। जिसमें सबसे पहला चीज है कि आपका जो भी नाम है मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे उस अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है। जैसे किसी का नाम राम कुमार शर्मा है तो राम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कुमार, शर्मा लास्ट नेम होगा। वही किसी का नाम राम कुमार है तो फर्स्ट नेम राम और लास्ट नेम कुमार हो जाएगा। आपका जो भी ईमेल आईडी है आपको ईमेल आईडी डालना है। साथ में जो भी आपका आधार नंबर है अपना आधार नंबर डालेंगे, और जो भी आपका मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर डालना है। एक ऑप्शन मिलता है सेंड ओटीपी का, जिस पर क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा। मोबाइल वाला ओटीपी यहाँ पर, ईमेल वाला ओटीपी यहाँ पर डालना है। आप फॉर्म को खुद से भर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो है पूछ रहा है कि वसुधा केंद्र से भर रहा है तो तब बेस होगा। आप भर रहे हैं खुद से, यहाँ पर आप नो करेंगे। फिर नीचे में आप देखेंगे ना, आपसे पूछता है कि आपको किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है। जैसे ये स्टूडेंट पहले से ही केवाईपी स्कीम का लाभ ले लिया है तो इनको अब जो है यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल रहा है, जो कि 2 ऑप्शन जो है बेरोजगारी भत्ता योजना का ही है। एक आप अगर इंटर पास किए हुए हैं तो आप इंटर पास के लिए इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। कोई ग्रेजुएशन पास कर इसका लाभ लेने आए हैं तो आपको यहाँ पर देखिए SH ग्रेजुएशन का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। और ये ऑप्शन जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बाकी जो लोग ग्रेजुएशन पास किए हैं हमेशा ध्यान रखिए ये ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन ही चुनेंगे। अगर इससे पूर्व में अगर आपने अप्लाई कर दिया है इंटर लेवल पर ही, तो मैंने बताया ना कि आप अपने आवेदन को विड्रॉल कर नए सिरे से ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर आप अप्लाई कीजिए। अब इसमें ग्रेजुएशन में आपने जो भी कोर्स किया है, जैसे बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, कोर्स आप बताएंगे जो आप पास आउट है। उसके बाद चेकबॉक्स पे टिक कर सबमिट करेंगे। उसके बाद इस प्रकार देखेंगे, बताएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली हो चुका है। आपको यूजर आईडी पासवर्ड जो है आपके रजिस्टर ईमेल और मोबाइल पर भेज दिए जाते हैं, उसके मदद से आप लॉग इन कर सकते हैं। वैसे आपका जो यूजर आईडी है ये आपका ईमेल होता है, पासवर्ड आपको मिले होंगे, उसके मदद से लॉग इन करने के लिए होम पेज पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी यूजर नेम के रूप में लिखना है, जो पासवर्ड आपको मिले हैं उसे डालना है। इस कैप्चा कोड को फिल कर लॉग इन करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहला काम करना है पासवर्ड चेंज करना है। अभी आपका जो ओल्ड पासवर्ड मिले हैं ना, उस ओल्ड पासवर्ड को यहाँ पर डालेंगे, फिर आपको नया पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखिए एबीसीडी का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी सिंबल आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा डालना है, फिर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो पासवर्ड है सक्सेसफुली चेंज होता है। अब लॉगिन करने के लिए क्लिक हेयर वाले विकल्प पर आप क्लिक करना है। यहाँ पर यूजर नेम में अपना ईमेल आईडी, जो पासवर्ड अभी आपको मिले हैं उससे डालेंगे। कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करना है। उसके बाद आपके सामने ये जो फॉर्म है वो खुलता है, जो कि सेल्फ हेल्थ अलाउंस, जिसे हम लोग बेरोजगारी भत्ता के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज है कि आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो मैट्रिक किया है, मैट्रिक आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है, उस बोर्ड का नाम डालेंगे। साथ में मैट्रिक का जो रोल नंबर आपका है वो बताना है, और जो भी आपका रोल कोड है वो आपको बताना है। उसके बाद आपने जो परीक्षा पास आउट किया है वो रेगुलर मोड से किया है तो रेगुलर चुनेंगे। किस साल आपने पास आउट किया है वो पासिंग ईयर डालेंगे। ऑटोमेटिक आपका जो स्कूल का नाम है वो आ जाता है। तो नीचे आना है, पूछता है कि 12वीं पास है तो यहाँ पर एस करेंगे। उसके बाद इस बोर्ड से आपने पास आउट किया है उस बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको 12वीं का जो भी आपका रोल नंबर है
वो आपको लिखना है, जो भी है वो आपको लिखना है। 12वीं किस साल आपने पास आउट किया है, पासिंग ईयर आपको बताना है। तो ऑटोमेटिक आपका जो भी कॉलेज का नाम होगा वो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है। ग्रेजुएशन जो आपने किया है वो किस इंस्टीट्यूट से किया है, तो जो भी आपका कॉलेज का नाम होगा ना वो आप लिख देंगे। बाकी जो आपका यूनिवर्सिटी है इस यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटी का नाम मिलता है, आप उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी कोर्स है वो कोर्स का नाम देखने को मिलता है। अब आपको बताना है कि जो ग्रेजुएशन आपने पास किया है वो कब आपने पास आउट किया है, वो पासिंग ईयर बताना है। किस राज्य से आपने ग्रेजुएशन पास किया है, किस जिले से आपने पास आउट किया है वो आपको बताना है। और उसके बाद आप पिन कोड यहाँ पर लिखेंगे। ये जो देना है ये आपके ग्रेजुएशन वाला जो कॉलेज है ना उसका देना है, ये आपको ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो भी आपका नाम होगा ये ऑटोमेटिक देखने को मिलता है, पिता का नाम भी देखने को मिलता है। अब माता का जो नाम है आपको लिखना है, जैसे माता का जो फर्स्ट नेम हो यहाँ पर मिडिल है तो इसमें, नहीं तो लास्ट नेम इसमें आपको लिखना है। बाकी बताना है कि आपकी शादी हो चुकी है या आप सिंगल है, वो जानकारी आप यहाँ से बताएंगे। फिर आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर यहाँ पर देखने को मिलता है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपना कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। बाकी फिर आपका पास जो भी अकाउंट है उसका जो भी IFSC कोड होगा ना, IFSC कोड देना है। और आपका अकाउंट जो है बोला गया है कि आधार से लिंक होना चाहिए और साथ में NPCI से लिंक भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, तभी ये पैसा आपको मिलेगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर जो है अपना ये डालेंगे ना IFSC कोड, तो उसके बाद आपका जो भी बैंक का नाम है उसके अलावा जो भी ये डिटेल है बैंक का वो आ जाता है। अब आपको सिर्फ अपना अकाउंट नंबर दर्ज करना है। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका एड्रेस मांग रहा है कि आप जो बिलोंग करते हैं वो अगर शहरी क्षेत्र से करते हैं तो अर्बन पे टिक करेंगे। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेट है, कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, कौन सा नगर या नगर निगम पड़ता है या ब्लॉक पड़ता है वो बताएंगे। पिन कोड बताएंगे, आपका हाउस, फ्लैट या रोड का नाम है वो बताएंगे। जो भी एरिया है या लोकेलिटी है वो आपको बताना है। अगर आप शहरी क्षेत्र के हैं तो ग्रामीण क्षेत्र को होंगे तो यहाँ पर जैसे ही आप अर्बन चुनते हैं तो यहाँ पर आपसे आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका ब्लॉक, आपका पंचायत, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, साथ में पिन कोड ये मांगता है ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, जिस भी अकॉर्डिंग आपका एड्रेस है वो जानकारी यहाँ से, ग्रामीण है तो रूरल, शहरी है तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। ये परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है। फिर यहाँ पर रेसिडेंशियल एड्रेस है। रेसिडेंशियल एड्रेस का मतलब होता है अभी आप जहां निवास करते हैं वो वाला है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। अन्यथा अगर आपका ये दोनों सेम ही एड्रेस है तो आप इस चेकबॉक्स पे टिक करेंगे, दोनों आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है व्यू का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर देखना है कि आपने जो जानकारी फिल किया है वो सही है या नहीं है। कहीं भी कुछ गलती है तो भी आप नीचे आकर इसको क्लोज कर सकते हैं और अपनी जानकारी को सुधार कर सकते हैं। जानकारी सही है तो एक ऑप्शन देखिए मिलता है सबमिट का, जिस पर आप क्लिक करना है। अब आपको अगले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर देखेंगे ना आपकी जो जानकारी है भरी होती है। यहाँ पर आपको जो है KYP के लिए प्रेफरेंस देना होता है कि अगर भविष्य में अगर आपको KYP करना होगा तो जिला से करेंगे तो उस जिला का प्रेफरेंस देंगे, उस जिला के तहत किस ब्लॉक से आप करेंगे वो बताएंगे। 3 प्रेफरेंस आपको यहाँ पर दे देना है। बाकी की जो जानकारी है यहाँ पर आपको बताई गई है, किसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, KYP के लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी है वो भी देख पाएंगे। नीचे स्क्रॉल कर आना है, इस चेकबॉक्स पे टिक कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपसे पूछेगा आप श्योर है सबमिट करना चाहते हैं, यहाँ से ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको वेट करना होता है, इस क्रम में आपको पेज को काटना नहीं है, रिलोड नहीं करना है। इस प्रकार देखेंगे ना बताएगा कंग्रेचुलेसन, आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुल रजिस्टर हो चुका है। आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिलता है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। बाकी बोला गया है कि अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं ना तो यहाँ से जनरेट ईमेल एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो इसका जो PDF है आपके जो ईमेल पर है वो भेज दिया जाता है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है मेनू वाले सेक्शन में जाकर यहाँ पर डाउनलोड PDF है यहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने ईमेल पर अनवाना चाहता हूं तो जनरेट ईमेल एक्नॉलेजमेंट पर हम क्लिक करेंगे। इस प्रकार मैसेज आएगा कि आपका जो एक्नॉलेजमेंट है वो आपके रजिस्टर ईमेल पर सेंड कर दिया गया है, आप जाकर उसको चेक करें। ये PDF गया होगा ना आपके ईमेल के जो स्पैम फोल्डर होता है ना उसमें चला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर वहां नहीं मिलता है, आप चाहते हैं इस PDF को डाउनलोड करना, तो बोला गया है कि आपको क्या करना है कि री-लॉगिन करना होगा अपने अकाउंट। आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF वाले सेक्शन पर आकर। तो मैं क्या करता हूं, पहले यहां से लॉग आउट करता हूं। लॉग आउट करने के बाद दोबारा से अपना ईमेल आईडी जो पासवर्ड आपने बनाया है उसे डालकर कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करेंगे। उसके बाद एक मैसेज भी आएगा कि आप सक्सेसफुली जो है अप्लाई हो चुके हैं। आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड PDF का, जिस पर आप क्लिक करना है।
ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन पीडीएफ का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का जो ये पीडीएफ है वो आपका खुल जाता है। यहाँ पर आपको जो है फोटो चिपकानी होती है। इस डेट को आप जा रहे हैं अपना वेरिफिकेशन कराने, वो स्थान लिखेंगे कि कहाँ वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं। साथ में आपको अपना सिग्नेचर भी इस पर करने होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है उसको लेकर भी जानकारी आपको दिए गए हैं। आप ये तमाम डॉक्यूमेंट जो है आपको डीआरसीसी ऑफिस में आपको लेकर जानी है। आवेदन जब करते हैं ना उसके 60 दिनों के अंदर में कभी भी आप वेरिफिकेशन करवा सकते हो और आपको स्वयं उपस्थित होना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी देख लीजिए सारी चीजें आपको बताई गई है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको फोटो कॉपी भी आपको लेकर जानी है। उसके बाद आप डीआरसीसी ऑफिस जब जाएंगे ना तो इस प्रकार का एक जो है आपको घोषणा पत्र जो है दिया जाएगा और इसको भी भरवाए जाएंगे। आप चाहे तो इसको पहले से डाउनलोड कर आप भरकर ले जा सकते हैं। देखिए एक ऑप्शन गाइडलाइन का मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे ना SHA ग्रेजुएशन घोषणा पत्र है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला जो घोषणा पत्र है आपके सामने खुलेगा, जिसको आपको भरना होगा। जिस बोला गया कि जिला निबंधन सब परामर्श केंद्र पर आवेदक से ली जाने वाली घोषणा पत्र, ये जो है वहां पर आपको ली जाएगी। आप समझ लीजिए वहां पर भी भर सकते हैं, उनके सामने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला चीज यहाँ पर लिखना है कि सत्यापन की तिथि, किस डेट को आप जो है अपना डॉक्यूमेंट लेकर डीआरसीसी ऑफिस जा रहे हैं, डेट यहाँ पर डलाएगा। निबंधन संख्या मिलेगा कहां से, तो जो आपने फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई किया होगा तो यहाँ पर आपको एक निबंधन संख्या देखिए मिल जाता है। यही वाला जो नंबर है आपको निबंधन संख्या के रूप में यहाँ पर देने की जरूरत होगी। बाकी मैं मतलब आपका जो नाम है आप अपना नाम लिखेंगे, साथ में आपका जो भी निबंधन संख्या है वो निबंधन संख्या बताएंगे। इसमें आप घोषणा करते हैं या कोई लड़की है तो करती है मैंने स्नातक की परीक्षा कला विज्ञान अथवा वाणिज्य संकाय से उत्तीर्ण किया है, जिससे भी आपने उत्तीर्ण किया उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर में आप घोषणा करते हैं कि मैं स्नातक उत्तीर्ण करने के पश्चात किसी उच्चतर जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम है उसमें अध्ययनरत नहीं हूं। इसका मतलब ये है कि आप जो स्नातक किए हैं उसके आगे कोर्स आप नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोर्स कर रहे हैं तो कोर्स का विवरण देना है। अगर यहाँ पर विवरण दे देते हैं तो फिर आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप पढ़ाई छोड़ चुके हैं तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। आगे कोई कोर्स करेंगे तो आपका फॉर्म डीआरसीसी में रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगला घोषणा आप करते हैं कि मुझे किसी प्रकार का नियोजन सरकारी अथवा गैर सरकारी अनुबंध या अस्थायी या अस्थायी रूप से अथवा स्वरोजगार प्राप्त नहीं है। मतलब आप किसी भी प्रकार की कोई नौकरी नहीं करते, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। अगर करते हैं तो उसके बारे में विवरण पूछ रहा है तो फिर बताएंगे तो फिर आप पात्र नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 4 नंबर में आप बताते हैं कि मेरे द्वारा दिए गए आवेदन में वर्णित सभी सूचनाएं पूर्णतः सत्य है अथवा मुझे यह याद है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की सूचना के असत्य पाए जाने पर मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मुझे दी गई राशि वसूली जाएगी। मतलब अगर आप घोषणा देते हैं कि भाई मैंने जो जानकारी दिया वो बिल्कुल सही है, अगर भविष्य में लगता है विभाग को कि आप कोर्स आगे कर रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं, या हो सकता है आप जॉब में हैं इसका लाभ ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में विभाग आप पर कानूनी कार्रवाई करेगी और जो पैसा आपको मिला होगा ना उसको भी वापस ले लेगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको अपना साइन करना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर तिथि लिखना है। तो मैं कहूंगा उन तमाम बच्चों से कि अगर आप आगे की पढ़ाई करते हैं ना तो इसका बेनिफिट नहीं लीजिए, वो आपके लिए बेटर है। साथ में अगर सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी में है आप इसका बेनिफिट नहीं लीजिए, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए दिया जाता है आगे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और की स्थिति सही नहीं है, वो चाहते हैं कि जो पैसा मिले इससे मैं किसी प्रकार का फॉर्म भर पाऊं, वैसे बच्चों के लिए है। तो ये सारी चीजें आपको जो है घोषणा कर आपको देनी होगी। बाकी डॉक्यूमेंट की मैंने सूची दिखा दिया, उन तमाम डॉक्यूमेंट के साथ इसको भी आपको वहां पर भरने की जरूरत पड़ेगी।